हिंदी विद्या प्रचार समिति द्वारा संचालित रामनिरंजन झुंझुनवाला महाविद्यालय के ग्रंथालय द्वारा आयोजित वाचन सप्ताह में आप सभी का स्वागत। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध विविध भारती के अनाउंसर आदरणीय श्री राजेश झा, उपस्थित महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर हिमांशु दावड़ा जी, उप प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर स्नेहा देवस्कर, अलग अलग विभाग के सभी आदरणीय शिक्षकगण, प्रिय विद्यार्थी और ग्रंथालय के मेरे सभी साथी। इस वाचन सप्ताह के 7वें दिन की आखिरी दिन में फिर एक बार आप सभी का स्वागत। मैं अब हमारे उप प्राचार्य डॉक्टर स्नेहा देवस्कर मैडम को इस अवसर पर 2 शब्द बोलने की अनुरोध करती हूँ। नमस्कार। हिंदी विद्या प्रचार समिति द्वारा संचालित रामनिरंजन झुंझुनवाला महाविद्यालय की ओर से आज के अतिथिगण श्री राजेश झा जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और उनको सुनने के लिए हम बहुत इंटरेस्टेड है क्योंकि आपकी आवाज़ विविध भारती से बहुत बार सुनी है। और झा जी, आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी करियर की शुरुआत भी मैंने आकाशवाणी से ही की थी। मराठी प्रोग्राम्स में मैं करती थी, छोटे बच्चों के लिए जो प्रोग्राम्स थे तो तभी उधर अनाउंसर करके काम करती थी। तो आकाशवाणी से एक अलग ही जुड़ाव है और वो दिलचस्पी मन में कभी भी रहती ही है। और आपकी आवाज़ की तो मैं फ़ैन हूँ, आप सुनना चाहती हूँ, इसीलिए और ज़्यादा समय नहीं लेती। आपको शुभांगी मैडम को विनती करती हूँ कि आगे कार्यक्रम लेके जाए। धन्यवाद मैडम। आप सभी ने ग्रंथालय के इस वाचन सप्ताह में किताबें और बहुत सारी कहानियाँ तीनों भाषाओं में सुनी है। ये आखिरी दिन सिर्फ इस सप्ताह के लिए है, लेकिन मुझे यकीन है कि इसके बाद आप सभी पुस्तक वाचन के लिए प्रेरित हो गए हैं और आज से आप रोज़ किताब पढ़ेंगे, बहुत सारा ज्ञान और जानकारी प्राप्त करेंगे और अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगे। हमारा व्यक्तित्व कई चीज़ों से मिलकर बनता है और इस सब में अहम किरदार निभाती है आवाज़। मधुर आवाज़ खुद ब खुद आपको खूब खींच लेती है अपनी ओर। ऐसी ही आवाज़ में आज हम एक कहानी का अभिवाचन प्रसिद्ध विविध भारती के अनाउंसर श्री राजेश जी झा जी से सुनने वाले हैं। इससे पहले मैं श्री राजेश जी का आपको संक्षिप्त में परिचय देना चाहूँगी। श्री राजेश झा विविध भारती मुंबई में प्रसारित 102.8 FM चैनल में रेडियो जॉकी के रूप से अलग अलग कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। वह एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट, स्टोरी टेलर, वॉइस ट्रेनर और स्क्रिप्ट राइटर के रूप से भी लोकप्रिय हैं। भौतिक शास्त्र में पढ़ाई करने के बावजूद हिंदी साहित्य में अधिक लगाव के कारण उन्होंने अनेक नाटकों और विभिन्न कार्यक्रमों के लिए संवाद लिखे हैं। दूरदर्शन के लिए रंगोली के कई एपिसोड के लिए स्क्रिप्ट भी लिखे हैं। उन्होंने स्वर्गीय J.R. वनमाली, दादा साहेब फाल्के अकादमी पुरस्कार विजेता और अनुभवी रंगमंच व्यक्तित्व श्री ओम कटारे यात्री थिएटर मुंबई के उनके सलाह से तहत आवाज़ की कला और इसकी बारीक बारीकियों को सीखा है। उन्होंने अनुपम खेर की एक्टर प्रिपेयर्स एकेडमी से एक्टिंग का कोर्स भी किया है। आकाशवाणी पर कई लोकप्रिय शो प्रस्तुत करने के अलावा राजेश झा जी ने विभिन्न भाषाओं में जैसे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू के शैक्षणिक कॉरपोरेट कार्यक्रमों में तथा टेलीविज़न विज्ञापनों को भी अपनी आवाज़ से संवारा है। उन्होंने 3 यूट्यूब चैनल लॉन्च किए हैं। बॉलीवुड बैठक, यह चैनल बॉलीवुड हस्तियों पर आधारित साप्ताहिक पत्रिका अपलोड करता है। सूत्रधार स्टोरीज और मांटोस कैनवास। हाल ही में उन्होंने कुछ लघु फिल्मों में भी अभिनय किया है। हरिशंकर परसाई की कहानी पर आधारित
उनकी लघु फिल्म क से कवि लोकप्रियता प्राप्त कर रही हैं। आप लोग इसे भी अवश्य देखें। वे वॉइस कल्चर और वॉइस मॉड्यूलेशन की कार्यशालाओं का भी राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन करते हैं। आज इस मौके का फ़ायदा लेकर मैं उनसे विनती करती हूँ कि इस संदर्भ में भी वे हमारे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करें। मुझे याद है मैंने जब उनसे फ़ोन पे बात की तो एकदम से मुझे मशहूर अमीन सयानी जी की याद आई। अमीन सयानी जी का वो रेडियो पे आने वाला बीना का गीत माला और उनके वो शुरुआत के मनमोहक शब्द बोल भाई बोल, यानी भाइयों और बहनों, मेरे कानों में एकदम गूंजने लगे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ऐसे बहुमुखी व्यक्तित्व हमें इस हिंदी अभिवाचन के मौके पर हमारे महाविद्यालय के छात्रों के लिए आए हैं। मैं अब उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो अपने अभिवाचन से हमें प्रेरणा दें। धन्यवाद। धन्यवाद शुभांगी मैम, आपने कुछ ज्यादा तारीफ कर दी, ज्यादा परिचय दे दिया, शुक्रिया। खैर, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के मापदंडों पर खरा उतरूं। सबसे पहले मैं राम निरंजन झुंझुनवाला कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर हिमांशु दावड़ा महोदय, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर स्नेहा देवस्कर मैम और शुभांगी मैम, खासकर आपने जितने मेहनत से कोऑर्डिनेट किया है, साथ साथ डॉक्टर मिथिलेश शर्मा मैम का भी मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और अभिवादन करता हूं। साथ ही ऑफिस बेयरर्स ऑफ द मैनेजमेंट कमिटी ऑफ राम निरंजन झुंझुनवाला कॉलेज एंड ऑल द डिग्निटरीज प्रेजेंट, जितने लोग भी प्रेजेंट हैं और जितने लोग जुड़े हैं जूम पे आज, और खासकर और माय डियर स्टूडेंट्स एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी को मैं राजेश झा का प्यार भरा नमस्कार, अभिवादन और धन्यवाद। तो शुभांगी मैम ने बड़ी अच्छी बात कही है कि हम लोग जीवन में, जैसा आप देखेंगे वॉइस कल्चर एंड मॉड्यूलेशन, उस पर 5 मिनट समय लूं मैं, 5-10 मिनट, फिर स्टोरी 25 मिनट की है। हाँ, तो ताकि जो लोग जुड़े हैं इससे थोड़ा लाभान्वित हो सकें कि वॉइस कल्चर एंड मॉड्यूलेशन एक टर्म है। तो कल्चर आपने सुना होगा, ऐसे तो कल्चर का मतलब सभ्यता, संस्कृति, जो भी हम लोग अपनी भाषाओं में समझते हैं, वो बात भी सही है। लेकिन कल्चर अगर आप देखेंगे, पर्ल कल्चर से ये कल्चर आया है कि मोतियों को जैसे कल्चर किया जाता है, विकसित किया जाता है, उसी संदर्भ में हम अपनी आवाज को विकसित कर सकते हैं। तो प्रश्न उठता है, क्या कोई भी व्यक्ति आवाज को विकसित कर सकता है? जी हाँ, एनीवन। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत अच्छे अच्छे जो हॉलीवुड के ट्रेनर्स हैं उनका कथन है, उन सभी का, कि कोई भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हर व्यक्ति, मैम आप लोग भी कक्षाओं में पढ़ाती होंगी, जो विद्यार्थी 60% ला रहा है वो कल को तैयारी करके 70-80 तो ला ही सकता है। 60 वाला हो सकता है 90 ना लाए, 90% ना लाए। अब 80 वाला है, वो तैयारी करके 90 तो ला सकता है, 90 वाला 95 ला सकता है, लाइक दैट। तो इम्प्रूवमेंट कोई भी कर सकता है। तो अब ये बात हो गई। तो अब वॉइस कल्चर एंड मॉड्यूलेशन अपने आप में तो काफी बड़ा विषय है, काफी लंबा चौड़ा वर्कशॉप लगता है, कई दिनों का वर्कशॉप लगता है, कहें तो सप्ताहों का लगता है। मैं जरूर आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने छात्रों के फायदे के लिए जरूर रखें। फिलहाल आज कोई ऐसी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि आज की आज आप ले जाएं, कि घर में आज से आज शुरू हो जाए। वॉइस की क्वालिटी को चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि थोड़ा लंबा प्रयास है। जैसे डायफ्राम ब्रीदिंग है, उसको डेवलप करने में थोड़ा लंबा टाइम है। हमारे जो रेजोनेटर्स हैं, रेजोनेटर्स मीन्स नाक का एरिया, मुंह के अंदर का एरिया, और ये साइनेसेस, यहाँ जो खोखला पार्ट है, यहाँ 4 आप देखेंगे। खोपड़ी की जो तस्वीर देखी होगी आपने, तो यहाँ पे हॉलो स्पेसेस है, वहां पे एयर वाइब्रेट करता है, उसको डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आज मैं एक नई चीज देने वाला हूं कि हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे जल्दी क्या चीज समझ में आती है मॉड्यूलेशन में। दैट इज पेस, दैट इज टेम्पो। अब कोई शब्द हम बहुत धीरे धीरे भी बोल सकते हैं, किसी को मध्यम गति में बोल सकते हैं, बहुत तेज तेज मतलब आवाज, लाउडनेस नहीं, स्पीड, टेम्पो। तो उसमें क्या है कि मैं इसका एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कोई भी, अगर हम लोग कॉर्पोरेट का पढ़ते हैं, तो कॉर्पोरेट वीडियोस अगर बहुत धीमे धीमे आपको सुनाई पड़ेगा, क्लीन एनर्जी इज अंडरगोइंग अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो पेस है, इट इज अराउंड 120 वर्ड्स पर मिनट।
और 110 वर्ड्स पर मिनट। हम लोग जो जैसे भी मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं तो इट इज अराउंड 150 वर्ड्स पर मिनट। और जैसे हम लड़ते हैं, जाओ जाओ मैं तुम्हारा कुछ नहीं जानता, चले जाओ, दफा हो जाओ यहां से, इट इज अराउंड 180 वर्ड्स पर मिनट। तो अगर हम अपनी वॉइस की क्वालिटी को रातों रात तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम WPM चेंज कर सकते हैं। और एक बात और आप देखेंगे, जितने कॉर्पोरेट यानी जो लोग, जो स्टूडेंट्स खासकर अपना करियर वॉइसिंग में बनाना चाहते हैं और कॉर्पोरेट वीडियोस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल रिलायंस इज नंबर 1 कंपनी लाइक दैट, तो वो जो बोल रहे हैं तो स्पीड बहुत स्लो है। इट इज अराउंड से 110 to 120 WPM। आपको एक जनरल टेक्स्ट जो आज मैं कहानी जो सुनाने जा रहा हूं वो है बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद की। उसका 3 लाइन में 3 पेज पे आपको पढ़ के सुनाता हूं। पहले नॉर्मल है, मेरे मॉड्यूलेशन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ स्पीड के दिखा रहा हूं। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था। इट इज अराउंड 150। अब देखिए, मैं किसी से लड़ाई कर रहा हूं, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, गुस्से में। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था। मतलब मैं गुस्से में कांप रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ। हालांकि ऐसी जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। जैसे लड़ाई करते हैं कई, खासकर मंटो की कहानियां बहुत ऐसी हैं जिसमें पति पत्नी आपस में लड़ाई करते हैं। हाँ, जाओ जाओ जाओ। हाँ, जाओ जाओ, बहुत आया तो तेरे जैसे देखा नहीं देखा। तो ये यू विल सरप्राइज टू नो व्हाट दे आर डूइंग। they are uh, they are having 180 190 वर्ड्स पर मिनट। तो आप लोग कभी भी प्रैक्टिस करें तो वर्ड्स पर मिनट तो कर ही सकते हैं चेंज। और इसी को अगर कॉर्पोरेट स्टाइल में पढ़ते हैं, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, तो इट इज समथिंग लाइक कॉर्पोरेट स्टाइल, इट इज नॉट अ स्टोरी टेलिंग। तो इट इज अराउंड 120 WPM। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारा वर्ड्स पर मिनट चेंज होने से कितना फर्क पड़ता है वॉइस की क्वालिटी में और उसके एयर प्रेशर में, सब चीज बदल जाता है। तो इस चीज को आप मार्क करेंगे। कभी भी कोई स्क्रिप्ट आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्लीज उसको 3 स्पीड में जरूर करें, एक वेरी स्लो, मीडियम एंड फास्ट। थोड़ा एंगर जब होता है, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर है हमारा बड़े भाई साहब में, एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है। तो बड़ा भाई गुस्से में बात करता है, उसका देखेंगे WPM कंपैरेटिवली फास्टर है। ये एक बात हो गई। और एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, उसके बाद कहानी शुरू करूंगा। उसके बाद क्वेश्चंस अगर कुछ होंगे तो मैं इनवाइट करूंगा कि भाई आप लोगों को कोई डाउट होता हो। छोटी सी बात एक और ये है कि डिक्शन, एक वर्ड आया, वर्ड डिक्शन। व्हाट इज दैट डिक्शन? हम लोग आमतौर पर, या कह लें 99% लोग जिन्हें प्रोफेशनल यूज नहीं करना है वॉइस को, वे लोग थोड़ा काम चलाऊ ढंग से बात करते हैं। जैसे चलो चाय पीने चलते हैं। अब ये चलो चाय पीने चलते हैं, उसमें टंग जो है घिसट के, घसीट के आ रहा है। आपका जो हमारा माउथ का अपर सरफेस है वहां पे टच होके आ रहा है। अगर हम इससे कहें चलो चाय पीने चलते हैं, चलो चाय पीने चलते हैं, तो दैट इज द क्लैरिटी, दैट क्लैरिटी, हाउ टू प्रोनाउंस इट क्लियरली, दैट कम्स इन डिक्शन ट्रेनिंग। और ऑल्सो टू प्रोनाउंस करेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक जगह मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो आई सेड देयर वाज व्हाट टर्म कि नंबर 1 कंपनी। तो मैंने कहा नंबर 1। तो जो डायरेक्टर थे वो कांच के उस पार बैठे हुए, उन्होंने कहा नो नो देयर इज सम प्रॉब्लम इन 1। तो आई सेड व्हाट, नंबर 1? बोला नो नो, यू आर नॉट प्रोनाउंसिंग इट, इट शुड बी नंबर 1। मतलब यू वांट टू से प्रोनाउंस मी एज नंबर 1? बोले यस यस। मैंने कहा वो 1 जो है वो 1 है जहां प्रभु श्री राम गए। एक्चुअली इंग्लिश में देयर आर 2 वर्ड। W वाला जो वर्ड है, इट इज लिप राउंडिंग ओनली। 1, नो टचिंग ऑफ अपर। और एक है व विक्ट्री, हिंदी वाला 1। वो 1 जो है दांत का अपर लेयर लोअर लिप पे टच करता है। सी 1 and 1, how, what. So that W in English is pure lip rounding and not labiodental, means the upper teeth is not touching the lower lip. जबकि हिंदी का व जो है, हिंदी का व हमेशा लेबियोडेंटल है, यानी ऊपर की दंत पंक्ति नीचे के होठ को टच करती है। तो इतना फर्क है
तो आप कहेंगे आम जीवन में इसका क्या उपयोग है? जी हाँ, आम जीवन में कोई उपयोग नहीं, मैं भी स्वीकार करता हूँ। और लेकिन जब अपनी वॉइस को आप प्रोफेशनल यूज़ करेंगे, हाई एंड प्रोडक्ट्स को रिकॉर्ड करेंगे, देन इट कम्स इंटू प्ले। जब हाई एंड प्रोडक्ट आप फॉर एग्जांपल कोई टाटा ग्रुप के लिए, रिलायंस ग्रुप के लिए, उतने बड़े-बड़े ग्रुप के लिए आप कॉर्पोरेट रिकॉर्ड करेंगे, देन वन विल नॉट डू। यू विल हैव टू प्रोनाउंस वन। Likewise, that is called that diction. So diction training is very important. और अभी फिलहाल पेस के लिए तो चलिए शैल वी स्टार्ट नाउ। क्या हम लोग शुरू करें? एक बड़ी मजेदार कहानी आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई बड़े भाई साहब। लेकिन शुभांगी मैम सर हाँ कीजिए। सर। जी, तो इजाजत है मैम। तो चलिए, बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। मुंशी प्रेमचंद जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इसलिए मैं उनका परिचय देकर समय नहीं व्यर्थ करूंगा। लेकिन उन्होंने बड़ी कम कहानियां ऐसी लिखी हैं जो मजाहिया हों, बहुत कम ही लिखी हैं। और ज्यादातर कहानी उनकी काफी सीरियस भी रही है, सोशल मैसेजेस रही हैं। इसमें भी थोड़ा बहुत सोशल मैसेज है। कैरेक्टर क्या है? दो भाई है बस। एक छोटा भाई है जो बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ने में, और बड़ा भाई फेल होते होते उसी की क्लास में आ जाता है। सी दिस, दैट इज वेरी कॉमिक सिचुएशन। सुनते। बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था। लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने? मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताबें खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी: स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वो 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकल मैदान में आ जाता, और कभी कंकड़ियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वो रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल ये होता: कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों न निकलती कि जी जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नथु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूं, तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, ये तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है?
रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवा कर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं? मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत, मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल छट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए। काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वो उछल कूद, कबड्डी के वो दांव घात, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद में रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता। सालाना इम्तिहान हुए, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया, भाई साहब को आड़े हाथों लूं, आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रौब मुझ पर ना रहा, आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था, अगर उन्होंने फिर फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से ये हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। हम्म देखता हूं, इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया? आइए ये यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो।
रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी और जो कर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी पढ़ाई होगा। उसे ये अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में ये हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहे रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे पढ़ चुके। ये समझ लो, तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। हाँ, मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8-8 हेनरी ही गुजरे हैं। कौन सा काम किस हेनरी के समय में हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, सफा चट। सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स, कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी ना जोड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चहारुम पंजुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता, एग्जामिनर्स मुमतहीनों, कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसर पैर की बातों के पढ़ने से फायदा? इस रेखा पर वो लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगुना होगा, पूछिए इससे प्रयोजन? दुगुना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। कह दिया, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उससे कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सके, उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूं। ये तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे, अपनी राह ले, मगर नहीं। आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप के आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। ठीक ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा करते हैं कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते।
इसलिए मेरा कहा मानिए, लाख फेल हो गया हूं, लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उससे गिरह बांधिए, नहीं पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था। नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है, तो फेल हो जाने पर शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुए और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे इन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वो किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वो मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर वो शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ नर्म पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था। उनकी नजर बचाकर कनकौवे यानी पतंग काइट्स, कनकौवे उड़ाता था। माझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को ये संदेह न करने देना चाहता था। उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने आ रही हो। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए इसका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहां सब कुछ समतल था। न मोटर कारें थी, न ट्राम, न गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, "हम्म, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिंटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले
हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं, बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं, और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वो ज़हन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं, और अब उनको मुझको कुछ कहने का हक नहीं। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। तुमसे 5 साल बड़ा हूं, और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ, और परीक्षकों का यही हाल है, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे, और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए और टेलेट और डीफिल ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया, और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे दुनिया की सारी विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का सबसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। दैव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न दें, न घबराएं, न बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, इसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं, और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है, और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपए पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ आकर बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान, ये गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे। अगर तुम यूं न मानोगे तो मैं थप्पड़ का भी प्रयोग कर सकता हूं। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ, और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है, और आपको उसको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ रहा था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। आवाज ऐसी है कि सुनते ही रहे ऐसे लग रहा था। बहुत ही सुंदर। किन्हीं को कोई अगर छात्र
छात्र जुड़े हों, उनको अगर कोई प्रश्न पूछना हो, चाहे कहानी संबंधित, मॉड्यूलेशन संबंधित, तो पूछ सकते हैं अगर कोई इनको कुछ पूछना हो तो। या कोई अगर आप लोग की ही कोई जिज्ञासा हो कि अगर ताकि छात्रों को आप बता सकें बाद में। जी। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरी टीचर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर, आपकी आज आवाज सुनकर विविध भारती की हवा महल की याद आ गई, जो रात को लगभग जी हाँ 8:01 से आजकल प्रसारित होता है। हाँ 9 के आसपास आता था। जी पहले लोग अपना जरा माइक लंबा रखेंगे क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी फट रही है। हाँ मैम, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ पूछिए प्रश्न आप। जी सर, आपकी आज आवाज सुनकर रात में जो आने वाला हवा महल कार्यक्रम है विविध भारती पर, आज उसकी बहुत याद आ गई। शुक्रिया आपके स्नेह के लिए। जी सर, उसको हम हम उसको सुनने के लिए, जब हम बहुत छोटे थे तब हमारी मम्मी हमको उसको सुनने के लिए जगाया करती थी, क्योंकि हम यहाँ उत्तर प्रदेश से हैं, तो यहाँ पे ठंडी के दिनों में रात्रि को हम सो जल्दी जाते थे। जी जी तो बहुत बहुत शुक्रिया। कोई प्रश्न भी पूछना चाहते हैं मॉड्यूलेशन संबंधित या कुछ और वॉइस संबंधित? नहीं सर, थैंक यू सर। ये कहानी बहुत अच्छी लगी। ये कहानी हम पहले भी पढ़े थे, तो इसकी वजह से हमें मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे समझ में आया, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के बारे में आपने जैसे बताया ना कि उनका कोई इंट्रोडक्शन देना जरूरी नहीं है, तो इसे मतलब मुंशी प्रेमचंद के बारे में काफी चीजें मतलब पढ़ी भी है हमने भी। बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद। कोई और जुड़ना चाहे छात्र, कोई और छात्र पूछना चाहे कोई और प्रश्न? हाँ नमस्कार झा सर। जी सर, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, आपकी आवाज ही आपकी पहचान है, हालांकि आपका वीडियो भी नहीं आ रहा है। नमस्ते मैम। जी शुक्रिया। नमस्कार जी। आपने वो जो कार्टून के लिए आवाज दी थी ना, जी जी वीडियो शेयर किया था। जी 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 हाँ, तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप अच्छा चलिए, बहुत अच्छा अच्छी बात। बच्चों को भी। हाँ तो मैं बता रहा हूँ कि मैं जैसे पान खाने वाले कोई पुराने जैसे होते हैं नवाब लखनऊ वगैरह में लोग पान खाकर बोलते हैं, तो उस ढंग से नमस्कार मैम, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। और देखिए पान खाना कोई बुरी बात नहीं है। भारतीय संस्कृति में तो पान की बहुत परंपरा रही है, पूजा में भी पान हमारा चलता है। लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि पान खाकर थूका मत कीजिए, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो पान खाकर प्लीज यहाँ वहाँ थूकिए मत। और जहाँ उचित जगह, और खासकर कोरोना के समय में तो थूकना ही माना है। तो ऐसा है कि हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मिथिलेश शर्मा मैम का, डॉक्टर मिथिलेश शर्मा मैम का, कि उन्होंने कहा कि हम ये करके दिखाएं। और एक खास बात, हम पान के अलावा शराब पीने की भी एक्टिंग फ्री में कर लेते हैं, पीने की जरूरत नहीं होती, हम पीते नहीं है। जैसे ऐसे करने मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते। तो ये हो गया कि जो शराब पी के करते हैं, इसी को पान खाने वाले पले। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था। मेरा एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगा, मेरा जो चैनल है उसमें चाचा छक्कन के कारनामे करके मैंने कुछ वीडियोस शेयर किए, मैम ने देखे हैं, इसलिए यस मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं। हाँ जी जी, तो उसी आधार पर जरूर कहूंगा। और बताना चाहूंगा आप सभी को कि मेरा एक नया चैनल है बॉलीवुड बैठक, वो जरूर देखें, क्योंकि वो वीडियो मैगजीन है वीकली। और उसमें क्या है कि जितने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने पिछले सप्ताह क्या क्या किया, इंटरेस्टिंग बातें। उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई रिलीजन नहीं, कोई कोरोना या रोना धोना नहीं।
सिर्फ स्वस्थ मनोरंजन, तो उसी तरह की बातें हमने सेलेक्ट कर की हैं, जरूर शेयर करेंगे आप लोगों से। जी मैम, और कोई आदेश मैम तो बताइए, अगर मैं भूल रहा हूँ तो बताएं। जी मैम। वही चाचा छक्कन वाला, उनके कारनामे जरा सुना दीजिए एक आध। चा, चाचा छक्कन के कारनामे ये हुए कि जब लॉकडाउन खुल गया, हाँ, उसका 2 एपिसोड है। एक है चक्कर हसीना का, तो उसमें क्या है कि चाचा छक्कन का कैरेक्टर हमने लिया है कि वो बड़े थोड़ा रोमांटिक मिजाज के हैं, और उन्होंने बड़ी उम्र में भी भाई कहीं किसी की डीपी देख ली है और वो तारीफ कर रहे हैं। और एक है लॉकडाउन जब खुलता है और ठीके खुल जाते हैं, तो उनका जो शागिर्द है वो पी के आता है। तो 2 बातें हैं, पूरा स्क्रिप्ट तो याद नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सुनाता हूँ। तो उन्होंने एक चाचा छक्कन ने एक सुंदरी को फोन लगाया है, और फोन लगाकर कह रहे हैं, रिंग हो रही है, रिंग की आवाज आ रही है, उठा लो मेरी जान, उठा लो। तब तो उधर से फोन आया, हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। उधर से कहते वालेकुम अस्सलाम, फीमेल वॉइस। तो कहते यास्मीन साहिबा बोल रही हैं? बोला हाँ बोल रही हूँ। आपकी डीपी देखी, बड़ी खूबसूरत है। तो वो कहते हैं, चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, वो बूढ़े मियाँ बोल रहे हैं कार्टून में, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तो कहते हैं आप तमीज से बात कीजिए, वो फीमेल वॉइस बोलते हैं मोहतरमा, हसीनों की तारीफ करना तो तमीज में ही शुमार है। तो हम है तेरे आशिक सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने। तो वो कहती है आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? बोले कि अम्मी जान तो अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई, बहनों का निकाह हो गया सो अपने अपने घरों में है, बस आप जैसे हीरे की कमी है हमारे घर में। तो कहते हैं क्या फिर कहते हैं कि हाँ, उसके बाद उसने कुछ कहा है, उसके और कुछ थोड़ा सा डायलॉग है उसपे। तो ये कहते हैं कि हाँ, उसके उसी में कंटिन्यू है कि बीवी घर में हमारी बेगम तो हैं, बड़ी हसीन है, कमसिन है, लेकिन आपके टक्कर की नहीं है। आप अगर हमारी तीसरी शादी कर रहा है वो, आप अगर हमारी तीसरी शरीके हयात बनने का वायदा करें तो हम आपकी उम्र में चौथी कभी ना लाएंगे। तो कहते हैं बाहर मजनू, तो कहते कि सुभान अल्लाह, आपने हमें अपना मजनू तो तस्लीम किया, तो आप हमारी लैला हुई कि नहीं? तो हम आपके अब तो लैला हुई कि नहीं? तो कहती डूब मरो। तो कहते डूबना तो हम चाहते हैं, लेकिन आपकी झील जैसी आंखों में। अब ये कहिए कि आप हमारी लैला हुई तो आपके अब्बा हुजूर की खिदमत में हम अपना पैगाम भिजवा दें। बदतमीज इंसान करके फोन काट देते। उसके बाद कहता फोन काट दिया, लेकिन हम भी सच्चे आशिक हैं। दोबारा से उसने डायल किया, रिंग जा रही है तो उसके कट कट रिंग आता है, जिस नंबर पर आपने डायल किया है वो भी व्यस्त है। फोन काट दिया। खैर हम भी लड़की बस और ट्रेन के पीछे नहीं भागते, लेकिन उसका लाफ्टर का वहां पे दिया है आवाज। खैर हम गमजदा हैं, तलत साहब का ये गाना याद आ गया। ये तलत साहब का वो गाना गाते हैं, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, तो लाइक दैट। तो उसके बाद वो फिनिश होता है, इस तरह का है, थोड़ा म्यूजिक भी है। जी मैम। तो बहुत बढ़िया, एकदम मूड लाइट हो गया एकदम। जी इतने जी हंस दिए हम लोग आज।
नहीं, बहुत अच्छा है। और ये मेरा ऐसा स्क्रिप्ट मेरा ही है लिखा हुआ, और ये आपको जरूर शेयर करेंगे। मैं मैम लोगों को शेयर करता हूँ, वो लोग जरूर शेयर करें अपना ये, और बॉलीवुड बैठक भी देखें जी। और किन्हीं को कुछ डिस्कस करना हो, पूछना हो जी? सर मुझे ये पूछना था कि अगर आपकी जी आवाज़ अच्छी है किसी की, और वो अपनी आवाज़ के सहारे करियर करना चाहते हैं, बिल्कुल और पढ़ने में भी उसको उनको अच्छा लगता है, तो स्टोरी टेलर का बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म उनको मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और आगे कैसे जाएं, यानी कि कैसे राइट मैम। करियर बनाएं? तो दो तीन है। एक तो चूंकि खुद आप आकाशवाणी में रह चुकी हैं, तो मान लीजिए यहाँ का जो पैनल बनता है वो आपको मालूम ही है उसका हिसाब किताब। तो वहाँ एक रह सकते हैं, आकाशवाणी में जब भी निकलता है एडवर्टीजमेंट तो उसमें जा सकते हैं। तो ये हो गया। स्टोरी टेलिंग आने वाले भविष्य में भी अच्छा है, करियर ऑप्शन है। खासकर मैंने यात्री थिएटर में जब मैं था, तो उस काल में भी हम लोगों ने ओम कटारिया सर के साथ पृथ्वी थिएटर के जगह पे हम लोगों ने बच्चों के लिए वर्कशॉप्स किए, स्टोरी टेलिंग एंड दिस दैट। तो अभी जितने भी इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, अगर उनका हिंदी और मराठी के अतिरिक्त इंग्लिश भी थोड़ी ठीक हो तो उनको बहुत बेनिफिट है आज के डेट में। क्योंकि वो जितने भी वेरी फ्रैंकली कि जो इंटरनेशनल स्कूल्स वगैरह हैं, दे आर पेइंग क्वाइट हैंडसम अमाउंट की, जो उनको अपने करियर की तरफ एक स्टोरी टेलिंग एक करियर के रूप में स्टैब्लिश कर सकते हैं। दूसरी बात है वॉइसिंग। वॉइसिंग एक बड़ा करियर है। उसमें आपको जैसे एक तो एड का रिकॉर्ड करते हैं, प्लस कॉर्पोरेट वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, प्लस ई लर्निंग का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो ई लर्निंग का बहुत सा, जैसे जितना भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, हिस्ट्री, मराठी, सभी भाषाओं की जो किताबें हैं वो नॉर्मल, उसमें सिंपल पढ़ाने वाला डिक्शन चाहिए, उसमें बहुत हाई लेवल का वॉइस नहीं, क्वालिटी भी नहीं चाहिए, और बहुत ज्यादा एक सामान्य लगना चाहिए कि एक सामान्य शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं, प्यार से पढ़ा रहे हैं। किसी चीज को प्यार से बोल रहे हैं ना, उसमें एकदम प्रोफेशनल वॉइस दे देंगे ना, तो बच्चों को लगेगा कि कोई बाहरी आदमी पढ़ा रहा है। तो है ना, तो ई लर्निंग का बहुत सारा करियर है उसमें। तो दो बातें, ई लर्निंग के लिए जा सकते हैं, स्टोरी टेलिंग के लिए जा सकते, सब एक ही, क्या है ना, रास्ता डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, एक ही दिशा की ओर जा रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान क्या देना होगा मैम, कि वॉइस को, जैसे हम लोग हम एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, हमने अपने वॉइस कल्चर में कहा कि ईश्वर ने हमें आवाज दी, ठीक है, हमने उसका क्या किया? हम अपने चेहरे पर SPF 50 लगा के घूमते हैं बाहर में, भगवान ने कहा है? नहीं कहा। हम लोग खुद से करते हैं। हमने अपने वॉइस के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। कहते हैं भगवान ने जैसा किया। तो आप अपनी त्वचा को भी छोड़ दीजिए, देखिए क्या होती है। तो उसी तरह थोड़ा सा पॉलिशिंग, जैसे पॉलिशिंग के लिए उसको बहुत सारा एक्सरसाइज है। मतलब एक एक्सरसाइज मैं देना चाहूंगा, खासकर मैंने डिक्शन की क्लैरिटी के लिए बोला, तो आज मैं एक एक्सरसाइज देना चाहूंगा, TR एंड DR एक्सरसाइज। जैसे है ना कि चाय पीने चलते हैं, चाय पीने चलते ऐसा बोल दिया, बहुत लोग ऐसे ही घसीट के बोलते हैं, तो टंग जो है यहाँ पर घिसट रहा है, ऐसे घसीट के जाता है, नहीं, ऐसे ऐसे लगना चाहिए। एक जैसे ग बोल, ये च बोला, उसका झ बोला, तो अलग हट के टंग लगना चाहिए, घिसट के नहीं लगना चाहिए। उसके लिए कितना है, आपका माइंड जितना फास्ट थिंक कर रहा है उससे सॉफ्ट मेरा टंग होना चाहिए। तो उसके लिए एक्सरसाइज कैसा है, TR एक्सरसाइज में बता रहा हूँ, TR एंड DR। टर, देखिए मेरा जीभ कितना फास्ट टैपिंग कर रहा है। फिर DR, जैसे स्कूटर चलाते हैं। देखिए बाहर का मेरा चेहरे का कोई भाव बदल नहीं रहा है, मतलब 1 सेकेंड में 10-20 बार मेरा वो जीभ टैपिंग कर रहा है। तो इफ यू डू दिस, वो डिक्शन का क्लैरिटी बहुत आएगा। मतलब एक एक अक्षर जब आप प्रोनाउंस करेंगे, चाहे कोई भाषा हो, चाहे भाषा मराठी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, बंगाली हो, डिक्शन की क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड। सर और ये जो वॉइस कल्चर का जो कोर्स रहता है, या आप जो ट्रेनिंग देते हैं, तो उसका समय क्या होता है, अगर आप इसके ऊपर रोशनी डालेंगे? देखिए कम से कम अगर 15 डेज का 2 वीक्स का रखेंगे तो सो मच सो गुड। क्यों, क्या होता है, प्रैक्टिस तो उनको कम से कम 3 महीना करना है। 15 दिन के बाद कुछ रिजल्ट दिखने लगेगा, 3 महीने के बाद उनको खुद रिजल्ट, मतलब 3 महीना तो पढ़ाया नहीं जा सकता, इट विल बी टू लॉन्ग अ कोर्स। एटलीस्ट इट शुड बी 2 वीक्स, क्योंकि उसमें देखिए क्या क्या है। अभी आप एक
एक छोटी सी बात बताते हैं, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। ये बड़ा भाई जो डांट रहा है, जब हम 30 सेकंड गुस्सा करते हैं तो हमारा गुस्सा पूरा कायम रहता है। जब हम किसी को 15 मिनट डांटते हैं, 10 मिनट डांटते हैं, तो सेम इंटेंसिटी नहीं रहती। थोड़ा सा हम्म तो तो उसमें क्या है ना कि आपका स्थायी भाव ये है, रौद्र है, लेकिन उसमें संचारी भाव क्या आ जाता है, बीच में हास्य भी आ जाता है। हाँ, मतलब अच्छे अच्छे लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाए तो इसमें क्रोध है, लेकिन वो क्रोध नहीं जितना फिर वो डांटने लगता है। तो ये सब जो फाइनर नुआंसेस है, ये आपको एक तरह से कहिए कि स्टोरी टेलिंग इज नथिंग बट वॉइस एक्टिंग टाइप ऑफ थिंग। तो उतना जाना पड़ता है वॉइस एक्टिंग। तो करेंगे मैम, अगर आप लोग अवसर देंगे तो जरूर करेंगे। तो सर मुझे पता है कि अभी टाइम भी हो रहा है, तो हाँ मैं जी जी हाँ जी जी डॉक्टर मिथिलेश शर्मा जो हमारे हिंदी विभाग के प्रमुख हैं, उनसे जी जी मैं जी दो शब्द बोलने की विनंती करती हूँ जी 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 और वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करने की भी विनंती करती हूँ। मिथिलेश मैडम। जी, धन्यवाद मैडम। थैंक यू। आदरणीय प्रिंसिपल सर, डॉक्टर स्नेहा मैडम, आप सभी को सादर नमस्कार। आज के मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर सॉरी वैसे किसी सर्टिफिकेट के मुहताज नहीं हैं, आप आवाज में डॉक्टरेट ही हैं। सही बात कही। झा जी, इन्होंने बहुत ही सुंदर बड़े भाई साहब कहानी का वाचन किया। आप आवाज के बादशाह हैं, ईश्वर ने बेहद ही सुंदर आपको आवाज दी है और सच यह है कि आप उसका सही सदुपयोग भी कर रहे हैं। आपने बड़ी कुशलता से आज विद्यार्थियों को भी और हम सबको भी एक और भी मार्गदर्शन दिया कि हम अपनी आवाज को बदल सकते हैं, अगर प्रयत्न करें तो, थोड़ी एक्सरसाइज करें तो। वैसे एक बार आपने हमारे कॉलेज में आकर भी यह शुभ अवसर हमें दिया था, उसमें भी कुछ लोग उपस्थित थे और मैंने आपसे वापस भी कह रखा है कि मैं अपने विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आपके मार्गदर्शन में आयोजित करूंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमारा सहयोग देंगे। तो जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बहुत ही खुशी का दिन है कि आज उन्हें इतने बड़े विविध भारती के अनाउंसर हैं, विविध भारती पर अच्छा कार्यक्रम आयोजित करते हैं और उनकी आवाज आज आपने सुनी और प्रत्यक्ष उन्हें आपने देखा। तो ऐसे राजेश झा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने बहुत व्यस्त जीवन में से हम सब के लिए समय निकाला और एक सुंदर प्रस्तुति हमारे सामने प्रस्तुत की। आप यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, पर बहुत सारे सुधार देते हैं। आज किस तरह उसे तोड़ना है, रुकना है, विज्ञापन के लिए किस तरह आवाज देनी है, या कोई एक ही, जैसे उन्होंने 2-3 उदाहरण आपको दिए भी कि एक ही लाइन को हम, पंक्ति को हम किस तरह से बोल सकते हैं। तो यह एक अभ्यास से आता है। अगर हम उनसे थोड़ा सा गाइडेंस लें और लगातार अभ्यास करें, निश्चित ही हमारे जो विद्यार्थी हैं और इसमें अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उन्हें उसका लाभ होगा। तो मैं आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद देती हूँ, जो भी आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मैं एक दूसरे कार्यक्रम में भी जुड़ी हुई हूँ, सेमिनार चल रहा है, लेकिन मेरा था तो मैं कुछ समय के लिए जुड़ी। आप सबको धन्यवाद। जी जी, सभी को धन्यवाद जी। थैंक यू सर, थैंक यू। फोटो घे सगळ्यांच्या बरोबर। हाँ हाँ, सभी लोग प्लीज़ अपना कैमरा ऑन करेंगे ताकि मैं एक अच्छा फ़ोटो ले सकूं आपका। कितना ऑन किया आपका? जी जी हाँ, एक मिनट है। और एक
थैंक यू। मैम। धन्यवाद शुभांगी मैडम और धन्यवाद मिथिलेश मैडम। यस सभी मैम और सबको धन्यवाद। Yes, sir. Should I end the meeting? या मैम, थैंक Yeah. यू। Thank you, sir.